सो हाय एवरीवन, वेलकम अपनी यूनिक मैसेज क्लासेस में। कैसे आप सब? बढ़िया है ना? तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना? हाँ, तो हम लोग आज की जो क्लास में पढ़ेंगे यानी कि न्यू टेस्ट यानी कि न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जिस चैप्टर का नाम है आपका सेल स्ट्रक्चर्स। क्या नाम है चैप्टर का? तो सेल स्ट्रक्चर्स। हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे आपका जो भी आपका सेल स्ट्रक्चर से एमसीक्यू बनेगा। ठीक है ना? जितना भी आपका पीवाईक्यू बन चुका है, इन सब जितना आप सबको मिला के हम लोग आपका सेल स्ट्रक्चर में डाल दिए हैं। ठीक है ना? जो भी पूछा गया क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस हैं और जो हम न्यू क्वेश्चंस बनाए हैं आपको टेस्ट सीरीज में, सब इसमें ऐड किया गया है। ठीक है ना? तो ये चैप्टर भी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। और एक बात की, जो मैं आपको इससे बिफोर यानी कि जो पिछली कक्षा में आप लोगों को पढ़ाए थे, जो कि रेस्पिरेशंस, तो रेस्पिरेशंस में जो भी बच्चों क्लास अटेंड नहीं किए होंगे, तो इन सब के लिए काफ़ी अच्छी मौका है कि आप लोग जाइए और क्लास अटेंड कर लीजिए। क्योंकि जब हम ज़्यादा मात्रा में क्लास लगा लेंगे, 10-15 हो जाएंगे, तो आप लोग के लिए संभव नहीं रहेगा कि आप बिफोर यानी कि पिछली क्लास को आप लोग अटेंड कर पाएंगे। इसलिए अभी स्टार्टिंग है, आप लोग अभी से कवर करते रहिएगा। ठीक है ना? ताकि आप लोग को आगे चल के कोई एक भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना? तो हम लोग आज की जो क्लास में बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि जो भी इसका एमसीक्यू है और जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, सब आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है ना? हाँ, चलिए। तो जो भी बच्चों न्यू है मेरे चैनल पे, सबसे पहले आपका चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और जो मेरे क्लास की जो टाइमिंग है, मेरे क्लास की जो टाइमिंग है आपका कितने बजे है? तो 5:30 में, यानी कि 5:30 बजे शाम को डेली ये क्लास स्टार्ट होता है। तो आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास मेरी क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? यदि किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना है, मैं इसको 100% इस डाउट को मैं सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है ना बच्चों? चलिए, तो अपनी क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत क्वेश्चंस करना रहता है, तो ज़्यादा टाइम देने से कोई फायदा नहीं है फालतू बातों पे। राइट? चलिए, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चंस जो है आप लोगों को मोबाइल पे आ गए होंगे स्लाइड पे। ठीक है ना? ये क्वेश्चंस कह रहा है, ये क्वेश्चंस है कि द सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। बताइए, यानी कि जो सेल थ्योरी था वो किसने दिया है? जो मेरा सेल थ्योरी है वो सेल थ्योरी किसने दिया है? बताइए, किसने दिया है? डार्विन ने दिया है, या शेल्डन एंड स्वान ने दिया है, या मेंडल ने दिया है, या आपका वाटसन ने दिया है? तो बच्चों आप लोगों को पता होगा कि जो मेरा सेल थ्योरी दिया है आपको स्लेडन एंड स्वान ने दिया है। ठीक है ना? तो आपकी जो राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी द आपका राइट आंसर। ठीक है ना? स्लेडन एंड स्वान ने एक महान साइंटिस्ट था जो कि आपको सेल थ्योरी दिया, यानी कि सेल को वो क्या किया है बताओ? डिस्कवर किया है। राइट? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पावर ऑफ सेल। बताइए, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि जो सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं? सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपका न्यूक्लियस। क्या न्यूक्लियस को हम लोग सेल के पावर हाउस बोल सकते हैं? क्या हम लोग राइबोसोम्स को सेल्स के पावर हाउस बोल सकते हैं? क्या हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस बोल सकते हैं, या लाइसोसोम को हम लोग सेल के पावर हाउस बोल सकते हैं? तो ये जो न्यूक्लियस जो होता है वो सेल का कितना होता है? न्यूक्लियस के पास सेल का सारा इंफॉर्मेशन होता है, तो इसको हम लोग पावर हाउस नहीं बोल सकते हैं। राइबोसोम होता है, वो क्या करता है? तो सेल का जो जितना मात्रा में प्रोटीन चाहे वो प्रोटीन इसको देता है, यानी कि वो प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है। कौन करता है? तो राइबोसोम प्रोटीन्स का क्या करता है? फैक्ट्री है। ठीक है ना? यहाँ से आपको ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि जो प्रोटीन्स का फैक्ट्री कौन है, तो राइबोसोम हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछ रहा है पावर हाउस ऑफ सेल। तो जो सेल का जो पावर हाउस होता है आपका कौन होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल का पावर हाउस कहते हैं। यानी कि जो आपकी जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो सी विल बी द आपका राइट आंसर। ठीक है ना? आपका डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में कह रहा है कि जो आपका लाइसोसोम, तो लाइसोसोम जो हम लोग होते हैं वो सेल का क्या होता है? इसको हम लोग सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं, सुसाइड बैग के नाम से। जैसे कि मान लीजिए कि आपके शरीर में एक, ऐसे मान लीजिए आपका हम लोग का शरीर किससे बना है? सेल से ही मिलकर बना है। ठीक है ना? किससे बना है? सेल, सेल से मिलकर क्या बना है? देखो, सेल, सेल से मिलकर क्या बना है? टिश्यू बना है। टिश्यू से मिलकर क्या बना है बताओ? टिश्यू से मिलकर क्या बना है? सेल से मिलकर टिश्यू बना है। ठीक है ना? टिश्यू से मिलकर क्या बना? ऑर्गन बना है। ऑर्गन से मिलकर आपका ऑर्गन सिस्टम बना है, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर एक ह्यूमन बॉडी यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन बना है। ठीक है ना?
तो जो हम लोग का जो सेल होता है ना, तो सेल में जैसे कि मान लीजिए कि हमारे जो सेल को जो भी चीज खाना पीना चाहिए, तो बोलेगा कि राइबोसोम से भाई तू प्रोटीन्स बनाओ, लेकिन राइबोसोम बोलेगा कि भाई मैं प्रोटीन्स नहीं बनाऊंगा। तो लाइसोसोम क्या करेगा कि अपने तो मरेगा लेकिन साथ साथ सबको मार देगा, ठीक है ना। तो हम लोग सुसाइड बाय के नाम से किसको जानते हैं, तो लाइसोसोम को जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरा क्वेश्चन था पावर हाउस ऑफ सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर सभी को, किसी को डाउट तो नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन सिंथेसिस ऑक्योर्स इन, देखिए क्वेश्चन में अभी आप लोगों को बताया हूं कि प्रोटीन्स का सिंथेसाइज कहाँ होता है या कौन करता है, बताओ। प्रोटीन्स का फॉर्मेशन, सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है बताओ बच्चों, तो सिंथेसाइज का मतलब होता है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन यानी कि कोई चीज का बनना। तो इसमें कह रहा है कि जो प्रोटीन्स का सिंथेसाइज कहाँ हो रहा है, प्रोटीन्स कहाँ बन रहा है, क्या गोल्जी बॉडी का काम होता है प्रोटीन्स का बनाना, या राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन्स का बनाना, या वैक्यूल्स का काम होता है प्रोटीन्स का बनाना, या न्यूक्लियस का काम होता है प्रोटीन्स का बनाना। तो देखो यहाँ पे कह रहा है प्रोटीन्स कहाँ सिंथेसाइज होता है, तो प्रोटीन्स का जो फॉर्मेशन होता है ना बच्चों, वो आपका राइबोसोम में होता है। किस कहाँ पे होता है, तो राइबोसोम में आपका आपका प्रोटीन्स का सिंथेसाइज होता है, यानी कि आपका बी विल बी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। राइबोसोम में क्या हो रहा है, प्रोटीन्स का सिंथेसाइज, राइट। तो प्रोटीन्स का सिंथेसाइज कहाँ हो रहा है, तो आपके राइबोसोम में हो रहा है। क्लियर सभी को, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंट्रोल ऑफ सेल, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, बताओ सेल का जो सेंटर होता है या जो सेल में जो सेंटर होता है, ठीक है ना, सेल में जो सेंटर होता है ना उसका क्या नाम है, जो सेल को कंट्रोल करता है, बताओ। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चंस में अभी जो जितना भी क्वेश्चंस आप लोग कर रहे हैं ना, मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चंस में सारे की इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। यदि आप सब में से कोई भी बच्चों ध्यान से सुने होंगे तो हर एक आंसर दे पाओगे, क्योंकि जो भी बेसिक सी बात है मैं यहाँ पे क्वेश्चंस में बता दिए थे कि सेल्स के फंक्शंस दिस दैट जो भी होता है बता दिए थे। तो इसमें कह रहा है कि जो जो सेल के जो सेंटर में प्रेजेंट होता है उसका नाम क्या होता है, जो कि पूरे सेल को कंट्रोल करता है। तो बताओ जैसे कि मान लीजिए कि एक सेल है, क्या है, सेल है, सेल के ऊपर में क्या होता है बताओ बच्चों, तो सेल के ऊपर आपका होता है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, आप इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के नाम से जानते हैं। और जो सेल के जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, सेल के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है बताओ बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और जो सेल के जो इसके जो इसमें बोलते हैं साइटोप्लाज्मा में क्या होता है आपका, इसी में सारा सिस्टम होता है, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी जो भी होता है इसमें होता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सेल के जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, क्या है, सेंटर ऑफ सेल, यानी कि जो सेल के जो सेंटर में प्रेजेंट होता है उसका नाम क्या है, जो पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। तो क्या बोलते हैं इसको, हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, बताओ। इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, या साइटोप्लाज्मा बोलते हैं, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या आपके लाइसोसोम करता है। तो देखिए जो सेल के सेंटर में जो प्रेजेंट होता है उसका हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, जो पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी द आपका राइट आंसर। समझ गए सभी लोग, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग रीड करिए, क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, बताइए प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, बताओ प्लांट का सेल वॉल किसका बना होता है, प्रोटीन्स का बना होता है, या जो प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो किस चीज से बना होता है, बताओ किस चीज से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, लिपिड से बना होता है, या सेलुलोज से बना होता है, या स्टार्च से बना होता है। प्लांट सेल वॉल इज
मेड अप ऑफ। तो प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो आपके लिपिड से बना होता है, यानी कि बी विल बी दिस का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सुसाइड बैग ऑफ सेल। देखिए ये भी मैं आप लोगों को बताया हूं ना। कहाँ पे बताया हूं? तो यहाँ पे बताया हूं, देखो यहाँ नहीं, एक और क्वेश्चन होगा यहाँ पे बताया था ना। यहाँ पे सुसाइड बैग किसको बोलते हैं हम लोग? तो लाइसोसोम को बोलते हैं। यही क्वेश्चन यहाँ पे घुमा के दे दिया है। क्या कह रहा है कि सुसाइड बैग ऑफ सेल। तो सुसाइड बैग ऑफ सेल हम लोग राइबोसोम्स को नहीं बोलेंगे, ये इसका काम होता है प्रोटीन का सिंथेसाइज करना, ठीक है ना। प्रोटीन्स का फॉर्मेशन राइबोसोम कर रहे हैं। हाँ, ये जो आपका लाइसोसोम है, यही क्या है आपका सुसाइड बैग। क्या है? तो सुसाइड बैग है, यानी कि लाइसोसोम को हम लोग सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं, जो कि सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। यदि मैं न्यूक्लियस के बारे में बात करूं तो न्यूक्लियस को हम लोग ये देता है, वो सेल को कंट्रोल करता है, यानी कि सेल को जो कंट्रोल करने का जो काम कर रहा है वो न्यूक्लियस कर रहा है, वो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है? तो सेल के सेंटर में वो प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, ठीक है ना। ईआर का क्या काम होता है बताओ? ईआर का मतलब होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है ना। एक होता है आपका 70 स्टेप्स का राइबोसोम, एक होता है आपका 80 स्टेप का राइबोसोम, यानी कि दो प्रकार का आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एक होता है रफ होता है, एक होता है आपका स्मूथ। तो स्मूथ के सरफेस पे और आपके सरफेस पे, यानी कि जो आपके जो स्मूथ सरफेस है आपका 70 स्टेप का राइबोसोम होता है, और रफ सरफेस पे आपका 88 स्टेप का राइबोसोम्स होता है, ठीक है ना। देखिए मैं यहाँ पे आपको इतना बारीकी से इस टेस्ट सीरीज में बता रहा हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से कॉन्सेप्ट के बेस है, और आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट के थ्रू समझा रहा हूँ, ठीक है ना। हर एक जो ऑप्शन के बारे में बता रहा हूँ कि हर इस ऑप्शन का मतलब क्या होता है, राइबोसोम्स क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, इसका काम क्या होता है। तो जो भी आपके ऑप्शन में आ रहे हैं क्वेश्चन के ऑप्शन में, तो मैं हर एक ऑप्शन को बारीकी से बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो आपके सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज रहने वाला इस साल का, वो आपका यूएमएस क्लासेस से है, क्योंकि मैं आपको 2025 में भी आप सभी बच्चे को टेस्ट सीरीज दिए थे, जिसमें से बहुत ऐसा बच्चे हैं जो बोल रहा है कि मुझे सर 20+ मिला है। तो मेरा इस साल यही उम्मीद रहेगा कि आप लोगों को एक भी क्वेश्चन ना छूटे। इसीलिए मैं आपको इस साल जो है ना हर एक चैप्टर को अलग करके रखा हूँ, यानी कि सेल का अलग है, प्लांट का अलग है, ठीक है ना। जो आपका सिलेबस में आप लोगों को बताया था ना, तो जो भी सिलेबस में है ना आप सभी को, तो इस बार मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सभी के टेस्ट सीरीज तैयार किया हूँ, ठीक है ना। हर एक टॉपिक के हर एक क्लास, ताकि आपके पीवाईक्यू भी इसमें आ सके और जो एमसीक्यू भी आ सके, और जो न्यू बनाया हूँ जो एमसीक्यू वो भी इसमें है, एड है, जो आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसलिए आप लोग को अच्छे से क्लास लगाना है, ताकि आप सभी को क्वेश्चंस एक भी ना छूटे आपके सीनियर एग्जाम में, ठीक है ना बच्चों। चलो देखो, तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बताओ, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में फोटोसिंथेसिस होता है, या क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, या राइबोसोम्स में फोटोसिंथेसिस होता है, या आपके गोल्जी में फोटोसिंथेसिस होता है? बताओ कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। तो भाई फोटोसिंथेसिस इसी में होगा कि जो प्लांट आपके क्या होगा, ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि जो खुद से अपना भोजन बनाएगा, ठीक है ना। जो प्लांट्स खुद से अपना भोजन बनाएगा उसको, उसमें क्या होता है बताओ, उसमें फोटोसिंथेसिस की इसकी जरूरत होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही वो अपना भोजन बनाता है। तो बताओ कि प्लांट में क्या होता है, पत्ती में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है ना। हम्म प्लांट की जो पत्ती होती है वो क्यों ग्रीन होते हैं? क्लोरोफिल के कारण। तो जो प्लांट में क्या होता है, प्लांट में आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और यही क्लोरोप्लास्ट का जो मेन फंक्शन होता है उसका, मतलब इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि जो प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है, इसी क्लोरोप्लास्ट में जो होता है आपका फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि बी विल बी दिस का राइट आंसर। ये जो काम हो रहा है किस में हो रहा है?
तो प्लांट में हो रहा है, ना कि ह्यूमंस में, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, प्लांट में होता है। कहाँ पे होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। क्लियर सभी को। चलो देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज, बताओ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, बताओ। अभी मैं बताया हूं, अभी अभी मैं आप सभी को बताऊं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहाँ होता है और किसे कहते हैं। क्या, सेल वॉल, सेल वॉल को हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, बताओ। या प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, या साइटोप्लाज्मा को, तो ये तो कतई नहीं होने वाला है। या वैक्यूल, ये तो प्लांट में होता है, ठीक है ना। तो ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होता है, यानी कि ये जो आपका सेल है, ठीक है ना, सेल की ये आपका न्यूक्लियस है, सेल का इसका क्या है, साइटोप्लाज्मा है, ठीक है ना। तो सेल का जो आउटर मेम्ब्रेन्स होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, या इसी को बोलते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों बार एक ही हुआ, ठीक है ना। वो आपका आउटर लेयर होता है, ये जो होता है ये सेमी परमिएबल होता है। क्यों होता है सेमी परमिएबल, बताओ बच्चों। ये जो आपका सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए होता है ताकि ताकि जो सेल को जो भी इसको न्यूट्रिशन चाहिए, जो भी इसको न्यूट्रिशन चाहिए वो अपना ले सके, और जो इसमें भी जो भी इसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है वहां से क्या हो सके, बाहर हो सके, यानी कि एंट्री और एग्जिट होने का काम कर रहा है न्यूट्रिशंस का, ठीक है ना। समझ गए ना। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं। ये सेल में जो आउटर लेयर होता है और इसका काम होता है सेल को जो भी इसको न्यूट्रिशन चाहिए और इसको जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है, एंट्री और एग्जिट होने का काम कर रहा है आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसका नाम ही है, ठीक है ना। तो नाम से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना बच्चों। चलो चलो अगला क्वेश्चन पे। बताओ ये क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन है कि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन, बताओ जो जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट होता है सेल में कहाँ पे होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ कि जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो सेल में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बताओ कहाँ पे प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल सेल में। क्या साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल, या न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल्स, या राइबोसोम्स में प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल्स, या आपका गोल्गी में प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जीन, जीन समझ तो जीन, हाँ वही जीन कह रहा है। तो जीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो बच्चों जीन जो प्रेजेंट होता है ना वो जेनेटिक मटेरियल्स आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे होता है, तो न्यूक्लियस में क्या होता है आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट, ठीक है ना। तो आपका बी विल विद आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ बहुत ऐसी इसी टाइप का क्वेश्चंस आपको मिलने वाला है, तो आप लोगों को दिमाग में इस क्वेश्चंस को बैठाना है और हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से सुनना है ताकि आप सभी को याद रहे, ठीक है ना। अभी से लेकर के आपको जून तक ऐसे ही क्वेश्चंस मिलने वाला है, और इसके साथ साथ जो भी मैं आपका जो सिलेबस छोटा था बायोलॉजी में मैं आपको कवर करा दूंगा, ताकि पहले हमें जो पढ़ाया था उसका मैं आपको कवर करा दूँ क्वेश्चंस, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। हाँ चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, ये है कि रफ एंडोप्लाज्मिक हैज, बताओ रफ एंडोप्लाज्मिक हैज, बताओ रफ एंडोप्लाज्मिक क्या है, बताओ रफ एंडोप्लाज्मिक क्या है। डीएनए में होता है रफ एंडोप्लाज्मिक, राइबोसोम्स में हो जाएगा, या वैक्यूल्स में, या आपका सीलिया में हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक, बताओ। तो जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप्स का होता है मैं आपको बताया हूँ कि ये जो होता है आपका दो टाइप्स का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। यानी कि रफ में हो जाएगा आपका कितने टाइप्स का राइबोसोम, बताओ बताओ 80 स्टेप्स का राइबोसोम हो जाएगा, और स्मूथ में आपका हो जाएगा 70 स्टेप्स का राइबोसोम। तो वही जो राइबोसोम है वो कहाँ पे हो जाएगा, बताओ। तो रफ में हो जाएगा और स्मूथ में हो जाएगा, तो इसमें सिर्फ बता रखा है रफ, तो रफ में क्या हो जाएगा आपका
राइबोसोम्स, यानी कि जो आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें भी आपका राइबोसोम प्रेजेंट होता है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी विल बी द आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? चलो अब स्पीड पकड़ेंगे क्वेश्चंस पे, ठीक है ना, क्योंकि हमें बहुत क्वेश्चंस लगाना है अभी। देखिए ये क्वेश्चंस है, प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स, बताओ प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं प्रेजेंट होता है? बताओ प्रोकैरियोटिक सेल में क्या आपका नहीं होता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल नहीं होता है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स नहीं होता है, या ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, या इसमें साइटोप्लाज्मा नहीं प्रेजेंट होता है। तो बच्चों जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो आपका प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, यानी कि जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर सभी को? ठीक है ना, इसमें कह रहा है प्रोकैरियोटिक। तो भाई सेल जो होता है दो टाइप्स का होता है ना, सेल आपका दो टाइप्स का होता है, एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है आपका यूकैरियोटिक सेल। ठीक है ना, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होता है? तो बताओ प्रोकैरियोटिक सेल में आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स एब्सेंट होता है, और आपका जो यूकैरियोटिक सेल होता है इसमें क्या होता है? आपका प्रेजेंट होता है। क्लियर सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन से है, ये है कि फ्लूइड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्मा, बताओ जो साइटोप्लाज्मा में जो फ्लूइड पार्ट होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मा में जो फ्लूइड पार्ट होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्मा बोलते हैं, बताओ न्यूक्लियोप्लाज्मा बोलते हैं, या साइटोसोल बोलते हैं, या क्रोमेटिन बोलते हैं, या मैट्रिक्स बोलते हैं? तो बच्चों जो फ्लूइड पार्ट होता है आपका साइटोप्लाज्मा में, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो आइए आपका सेल है, सेल का ये पार्ट इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ये क्या इसका? ये न्यूक्लियस है। ठीक है ना, ये इसका जो साइटोप्लाज्मा है इसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्मा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये जो आपका साइटोप्लाज्मा है, ये जो आपका साइटोप्लाज्मा है उस साइटोप्लाज्मा में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसमें जो फ्लूइड हो जाएगा ना, इसमें जो फ्लूइड है इस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं? तो जो साइटोप्लाज्मा में जो फ्लूइड होता है ना उसको हम लोग साइटोसोल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चों? तो साइटोसोल बोलते हैं, यानी कि जो साइटोप्लाज्मा में जो फ्लूइड होता है इसको हम लोग बोलते हैं साइटोसोल, यानी कि बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऑर्गेनली फॉर पैकिंग प्रोटीन्स, पैकिंग पैकिंग बताओ ऑर्गेनली फॉर पैकिंग, बताओ ऑर्गेनली जो होता है वो ऑर्गेनली जो है वो कहाँ पे पैकिंग प्रोटीन्स होता है? कहाँ पे होता है बताओ? किस में हो जाएगा बच्चों? क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बोल सकते हैं ईआर में, या गोल्जी एपरेटस में होता है, या राइबोसोम्स में होता है, या आपका लाइसोसोम्स में होता है? तो जो आपका ऑर्गेनली होता है वो जो आपका पैकिंग प्रोटीन्स होता है वो आपके गोल्जी एपरेटस में होता है। कहाँ पे होता है? तो गोल्जी एपरेटस में होता है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी विल बी इसका राइट आंसर। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन है, ये है कि स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनली, बताओ सेल में सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली का नाम बताना है। सेल में स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली का नाम बताना है। तो सेल में जो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली होता है राइबोसोम्स होता है, या न्यूक्लियस होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया, या आपका वैक्यूल्स हो जाएगा? बताओ सेल में सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली कौन सा हो जाएगा? तो बच्चों सेल में जो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली होता है वो आपका राइबोसोम्स होता है। क्या होता है? तो राइबोसोम्स जो है ना वो क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली है। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली है किस में? तो सेल में। ठीक है ना, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली कौन है? राइबोसोम्स, जो कि ये सेल में होता है। ठीक है ना, चलो
बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से दिख सके, ठीक है ना। ये जो एक पेज में 3-3 क्वेश्चन डाल दिया है ना, वही दिक्कत है। देखो अगला क्वेश्चन है कि वैक्यूल इज लार्ज इन, बताओ कहाँ पे वैक्यूल आपके सबसे बड़े साइज को देखने को मिलेगा। तो ह्यूमस में तो ये ना के बराबर देखने को मिलेगा, यानी कि ह्यूमस के जो बॉडी में वैक्यूल होता है काफी छोटे होता है, हमें इतना अच्छे से विजिबल नहीं हो पाएंगे। तो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ कि कहाँ पे हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा, एनिमल्स में हो जाएगा, तो एनिमल्स में नहीं होने वाला है, प्लांट में होगा या बैक्टीरिया में हो जाएगा, वायरस में हो जाएगा। तो वैक्यूल जो होता है सबसे जो लार्जेस्ट वैक्यूल प्रेजेंट होता है लार्ज साइज का, वो आपके प्लांट में ही होता है। किस में होता है? तो प्लांट में क्या होता है आपके लार्ज साइज का वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डीएनए इज फाउंड इन, बताओ डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, डीएनए कहाँ फाउंड होता है। फाउंड का मतलब प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट है आप, कहाँ जो डीएनए होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्या न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट होता है, या क्लोरोप्लास्ट में हो जाएगा, या इसमें से सभी में हो जाएगा। बताओ किस में डीएनए प्रेजेंट होता है। तो बच्चों डीएनए जो प्रेजेंट होता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट होता है। किस में होता है? तो डीएनए जो प्रेजेंट होता है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। क्या हो जाएगा आंसर? तो बी विल बी आपका राइट आंसर। क्लियर सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन है कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स कंसिस्ट ऑफ, बताओ जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स होता है वो कहाँ पे कंसिस्ट होता है। बताओ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स होता है वो इसमें क्या कंसिस्ट होता है? प्रोटीन्स ओनली कंसिस्ट होता है, या लिपिड का लेयर इसमें कंसिस्ट होता है, या कार्बोहाइड्रेट का जो भी हो इसमें कंसिस्ट होता है, या सेलुलोज कंसिस्ट होता है। तो बच्चों जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स होता है ना उसमें क्या कंसिस्ट होता है? तो सेलुलोज इसमें क्या होता है? कंसिस्ट होता है। तो डी इसका राइट आंसर, ठीक है ना। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन समझ गए होंगे ना, जो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका एंट्री भी होता है और इसमें एग्जिट भी होता है। जो इसको सेल को चाहिए वो ले लेगा, जो सेल से जो भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या होगा? बाहर होगा, यानी कि एंट्री और एग्जिट होने का काम कौन कर रहा है सेल में? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स कर रहा है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स कैसा होता है? तो परमिएबल मेम्ब्रेन्स होता है। और इसमें क्या कंसिस्ट होता है? तो सेलुलोज कंसिस्ट होता है। समझ गए सभी बच्चे? समझ गए? समझ गए सभी बच्चे? बताओ एक मिनट यार, इसमें कुछ तो हमें लग रहा है गड़बड़ इस क्वेश्चन में। किस परमिएबल सेलेक्टिवली पूछ रहा है ना। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें हमें कुछ और लगा। इसमें जो आपका हो जाएगा ना, ये जो आपका जो क्वेश्चन है परमिएबल मेम्ब्रेन, इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा आपका लिपिड बाइलेयर, यानी कि इसमें क्या कंसिस्ट होता है? तो लिपिड बाइलेयर इसमें कंसिस्ट होता है। एक मिनट बच्चों, मिस्टेक बाय मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक होता रहता है, छोटे छोटे बात, ठीक है ना। ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है? इसमें जो कह रहा है ना कि परमिएबल मेम्ब्रेन्स में क्या कंसिस्ट होता है, किससे कंसिस्ट होता है? तो इसमें बाय लेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिपिड बाय लेयर। क्या हो जाएगा आंसर बच्चों? तो लिपिड बाय लेयर, यानी कि जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो मैं लगाया था सेलुलोज में, ये सही लगा था ये कुछ, लेकिन इसका जो हो ना उसका क्वेश्चन कुछ और होगा, मैं इसमें लगा दिया था सभी को ना। चलो बताओ अगला क्वेश्चन कि सेंट्रोसोम इज फाउंड इन, यानी कि जो आपका सेंट्रोसोम होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। बताओ सेंट्रोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेंट्रोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्या प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है सेंट्रोसोम, या एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है सेंट्रोसोम, या बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है सेंट्रोसोम, या फंगी में प्रेजेंट होता है सेंट्रोसोम। तो बच्चों सेंट्रोसोम जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये आपके एनिमल के सेल में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे होता है? वो एनिमल के सेल में प्रेजेंट होता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपका क्या ये सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्मा है, और इसी के अंदर में क्या हो जाएगा? आपका सेंट्रोसोम हो जाएगा, ठीक है ना। आपका राइबोसोम्स हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा,
गोल्जी बॉडी आ जाएगा, ठीक है ना, लाइसोसोम आ जाएगा जिसको हम लोग सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। तो जो भी ऑर्गेनेली होते हैं आपका साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, और जो साइटोप्लाज्मा में जो फ्लूइड होता है, जो साइटोप्लाज्मा में जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं साइटोसोल बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, तो साइटोसोल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा है सेंट्रोसोम कहाँ फाउंड होता है, तो सेंट्रोसोम जो होता है आपका एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। समझ गए ना, चलिए। क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ, बताइए कि जो क्रोमोसोम होता है वो किस चीज का बना होता है, बताओ क्रोमोसोम किस चीज का बना होता है। क्या हम बोल सकते हैं कि ये डीएनए और प्रोटीन्स का बना होता है, या ये आरएनए का बना होता है, या ये लिपिड का बना होता है, या शुगर का बना होता है। तो बच्चों जो क्रोमोसोम होता है वो आपके डीएनए प्रोटीन्स का बना होता है। किसका बना होता है, डीएनए और प्रोटीन्स, यानी कि ये दोनों चीज से जो बना होता है आपका क्रोमोसोम बना होता है, ठीक है ना। किसका बना होता है, डीएनए और प्रोटीन्स का बना होता है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर। यानी कि यदि मैं पूछूं यहाँ से कि जो ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम कितना प्रेजेंट होता है, तो 46 किस में हो जाएगा, ये आपका नंबर में हो जाएगा। यदि आपसे मैं पूछूंगा पेयर्स में तो कितना हो जाएगा, 23 पेयर्स, ठीक है ना, 23 पेयर हो जाएगा, ये क्रोमोसोम पेयर में हो जाएगा। पेयर का मतलब होता है एक पेयर में 2 क्रोमोसोम आना, यानी कि 23 पेयर का मतलब 46, ठीक है ना। यदि मैं 23 पेयर को क्रोमोसोम को मैं डिवीजन करूँ तो 22 जो क्रोमोसोम होता है वो आपका ऑटोसोम होता है, और एक क्रोमोसोम होता है इसको बोलते हैं हम लोग ऑलोसोम। और वही एक क्रोमोसोम क्या करता है, आपका लिंग को निर्धारित कर, यानी कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है ना। तो जो क्रोमोसोम बना होता है वो आपके डीएनए और प्रोटीन्स का बना होता है, राइट। चलिए, तो अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन कह रहा है कि सेल डिविजन्स अक्योर्स इन, बताओ सेल डिविजन्स अक्योर्स इन, जल्दी से बताओ सेल डिविजन्स में किस चीज का डिविजन्स होता है, बताओ जल्दी से। किसका होता है, साइटोप्लाज्मा का, न्यूक्लियस का, राइबोसोम्स का, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ईआर को। तो बच्चों सेल्स का जब डिवीजन होगा तो ऑटोमेटिक भाई आपको पता होना चाहिए कि एक सेल से 2 सेल बनेगा। ऐसे मान लीजिए कि एक सेल है, ठीक है ना, तो एक सेल से 2 सेल बनेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। क्या होगा, न्यूक्लियस का, भाई हर एक सेल का अपना न्यूक्लियस होता है, होगा ना। तो जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होगा तो ये सेल ही नहीं है। तो हर एक सेल में क्या होता है, इसका अपना न्यूक्लियस होता है, तो सेल्स का डिवीजन होगा, उसके साथ साथ इसका न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। यानी कि जो एक सेल डिवीजन कर रहा है तो इसमें एक सेल से डिवीजन कर रहा है ना, उसमें न्यूक्लियस का भी डिवीजन होगा। तो वही कह रहा है कि जो सेल्स डिवीजन अक्योर सिंस दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, यानी कि जो न्यूक्लियस का भी इसमें क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। तो डायरेक्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट नो, सॉरी इंग्लिश बोल रहा हूँ, सही है ना सभी को, बताओ। चलो, तो अगला क्वेश्चन है, ये है कि क्रेस्ट आर प्रेजेंट, बताओ क्रेस्ट कहाँ प्रेजेंट होता है। तो जो आपका बोल सकते हैं कि ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, या क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। तो क्रेस्ट जो होता है ना, क्रेस्ट ये आपका जो प्रेजेंट होता है आपका कहाँ पे होता है बच्चों, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है प्रेजेंट, क्रेस्ट प्रेजेंट हो, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि ग्रेना आर फाउंड इन, बताओ ग्रेना कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्रेना कहाँ फाउंड होता है। ग्रेना फाउंड कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, न्यूक्लियस में, या आपका लाइसोसोम में होता है। तो बच्चों जो ग्रेना होता है ना, ग्रेना ग्रेना जो प्रेजेंट होता है ना वो कहाँ पे होता है, तो ग्रेना आपका क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। यानी कि प्लांट में क्या होता है, ग्रेना प्रेजेंट होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में, प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसी में क्या होता है, ग्रेना प्रेजेंट होता है। यानी कि जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा,
बी विल बी इसका राइट आंसर। ठीक है ना। ग्रेना आर प्रेजेंट यानी कि ग्रेना फॉन्ड कहाँ हो जाएगा, तो क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना फॉन्ड होता है। क्लियर सभी को। चलो वही सेम क्वेश्चन में दे दिया कि ग्रेना आर फॉन्ड ही, तो ग्रेना आर कहाँ फॉन्ड होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना फॉन्ड होता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर का फंक्शन से बताइए, यानी कि जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, उसका फंक्शन इसमें बताना। बताओ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन इसमें से कौन सा है। क्या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है। बताओ क्या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है, या लिपिड का सिंथेसाइज करता है, या रेस्पिरेशन का ये मतलब फंक्शन इसका काम होता है, या इसका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। तो बच्चों जो प्रोटीन्स का सिंथेसिस कौन कर रहा है, तो प्रोटीन्स का सिंथेसिस से काम होता है राइबोसोम का। किसका होता है, तो राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का सिंथेसाइसिस करना। ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो आपके प्लांट में होता है, कि किस में होता है, प्लांट में होता है। रेस्पिरेशन का तो कतई नहीं होने वाला है, लेकिन ये लिपिड, हाँ ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसमें आपका स्मूथ जो होता है वो जो काम कर रहा है आपका लिपिड का सिंथेसिस, यानी कि जो इसमें जो फंक्शन है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लिपिड सिंथेसाइज करना। ठीक है ना। इसका जो आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर। राइट सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है कि सेल मेम्ब्रेन फॉलो। बताओ सेल मेम्ब्रेन इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि सेल मेम्ब्रेन को फॉलो करता है। बताओ सेल मेम्ब्रेन को फॉलो कर रहा है, कौन कर रहा है, मोज़ेइक मॉडल फॉलो कर रहा है, या फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल इसमें से फॉलो कर रहा है, लाइक एंड की मॉडल फॉलो कर रहा है, या स्लेडन एंड मॉडल फॉलो कर रहा है। बताओ सेल मेम्ब्रेन का कौन फॉलो इसमें से कर रहा है। तो फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल जो होता है वो क्या कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन का फॉलो कर रहा है। फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल जो है, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल वो सेल मेम्ब्रेन का फॉलो कर रहा है, यानी कि बी इसका राइट आंसर। ठीक है ना। देखो बच्चों जो मैं इस जो आपका जो ये चैप्टर कौन सा चल रहा है, सेल स्ट्रक्चर चल रहा है ना, इसमें से आपका कम से कम 15 क्वेश्चन एक ऐसा आएगा जो कि आपका PYQ क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो आपको ध्यान से करना है क्वेश्चन। ये मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ कि ये PYQ क्वेश्चन है, ये कोई मैं यहाँ पे लिखा नहीं, मैं इसमें ऐड कर दिया हूँ सब क्वेश्चन। तो आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ के करना है, और मैं अच्छे से बता भी रहा हूँ बारीकी से, ताकि आप लोगों को दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। समझ में आ गया बच्चों। जितना भी आप यूपी सीनेट और सीपेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप लोग चाह रहे हैं कि फ्री में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, तो यूनिक मैसेज क्लासेस को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ मटेरियल मिले। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बायोलॉजी का जो भी टॉपिक था, जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को कवर करा चुका हूँ, और इसी में 2-3 चैप्टर ऐसा है जो कि आपका बेसिक है, मैं ये भी करा दूंगा। ठीक है ना। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, मैं करा दूंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैं कराया हूँ आप सभी को, वो आपको हर एक क्लास अच्छे से लगा लेना है। ठीक है ना। और जो मैं आप लोगों को टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, जो अभी शुरू किया हूँ, वो आपको लगभग 5 महीना चलेगा। ठीक है ना। तो आप लोगों को घबराने वाला कोई बात नहीं, आप लोग आराम से लगाइए, ताकि मैं इसलिए मैं पहले ये चला रहा हूँ कि आप लोग को डेली 50-50 क्वेश्चंस कवर करिएगा ना, तो बहुत हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चंस तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बताया हूँ क्लास में कि 2000 से 3000 क्वेश्चंस में सिर्फ आपका बायोलॉजी में कवर कराने वाला हूँ। ठीक है ना। तो डेली आप लोग क्लास लगाइए, 5:30 बजे मेरा क्लास स्टार्ट होता है। ठीक है ना। और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ताकि ये लोग भी ज्वाइन करें, और फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि देखिए भाई, जहाँ पर आप ज्वाइन करेंगे वहां पर वही क्वेश्चन रहेगा, ये नहीं कि क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, भाई क्वेश्चन सेम ही रहेगा। ठीक है ना। ये बस ये रहेगा कि यहाँ पे मैंने पैसा दिया और यहाँ पे मुझे डेली क्लास लगाना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो इसका कोई मोल नहीं देता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, आप डेली क्लास लगाइए, और मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को एक भी क्वेश्चन आप सबसे नहीं छूटेगा एग्जाम में। ठीक है ना। लेकिन डेली लगाना पड़ेगा। राइट। चलो, और आप लोग समझदार हो गए होंगे, क्योंकि आप लोग 12th पास कर लिए हैं, तो इतना तो बताने वाला बात है नहीं। ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन है कि वो गिव्स सेल थ्योरी। बताओ सेल थ्योरी किसने दिया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ये मैं इस साल देखा था।
तो बताओ कि सेल थ्योरी किसने दिया है? स्लेडन एंड स्वान ने दिया है? बताओ सेल थ्योरी किसने दिया है? क्या रॉबर्ट हुक ने दिया है या स्लेडन एंड स्वान ने दिया है? बताओ किसने दिया है सेल थ्योरी? या ल्यूवियन हॉक ने दिया है या डार्विन ने दिया है? तो बच्चों जो सेल थ्योरी दिया है आपका किसने दिया है? सो स्लेडन एंड स्वान ने, यानी कि दो ऐसा महान साइंटिस्ट थे क्योंकि उसने सेल थ्योरी दिए थे जिसका नाम है स्लेडन एंड स्वान महान साइंटिस्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी द आपका राइट आंसर। समझ में आ गया सभी को? चलो चलो अगला क्वेश्चन पे अब देखिए। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि हुक डिस्कवर सेल इन, बताओ जो आपका जो रॉबर्ट हुक था वो सेल का डिस्कवर कब किया था? सेल का डिस्कवर रॉबर्ट हुक कब किया है? बताओ सेल का डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने कब किया है? क्या 1665 में किया है? क्या 1665 में किया है या 1855 में किया है या 19 यानी कि 19,000 में किया है या 18,000 में किया? बताओ कब किया है रॉबर्ट हुक ने सेल थ्योरी का डिस्कवर? तो बच्चों रॉबर्ट हुक ने जो सेल थ्योरी का जो डिस्कवर किया है वो आपके 1665 यानी कि 1665 ईस्वी में आपके रॉबर्ट हुक जो थे महान साइंटिस्ट थे जो आपका किया किया है सेल का डिस्कवरी किया है। सेल का डिस्कवरी किसने किया है? तो सेल का डिस्कवरी आपके रॉबर्ट हुक ने किया है। कब किया है? तो आपके 1665 में यानी कि 1665 ईस्वी में किया है। क्लियर सभी को? चलो अगला क्वेश्चन है कि लाइसोसोम कंटेन, बताओ लाइसोसोम किस चीज का बना होता है या क्या कंटेन करता है? बताओ लाइसोसोम क्या कंटेन करता है? बताओ लाइसोसोम क्या? लाइसोसोम कंटेन्स एज डाइजेस्टिव एंजाइम्स। बताओ लाइसोसोम क्या बनाता है? डाइजेस्टिव एंजाइम, डीएनए, आरएनए, बताओ क्या बनाता है या हार्मोन्स बनाने का काम कर रहा है? क्या किस चीज का कंटेन करते हैं आपके लाइसोसोम? बताओ लाइसोसोम क्या कंटेन कर रहा है? तो लाइसोसोम जो होता है ना वो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम को वो कंटेन करने का काम कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा बच्चों? तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट। चलो अगला क्वेश्चन है कि साइटोप्लाज्मा इज एब्सेंट इन, बताओ साइटोप्लाज्मा किस में एब्सेंट होता है? साइटोप्लाज्मा किस में एब्सेंट होता है? वायरस में एब्सेंट होता है या बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है या प्लांट सेल में एब्सेंट होता है या एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं आपके साइटोप्लाज्मा? तो साइटोप्लाज्मा जो होता है वो कहाँ पे एब्सेंट होता है बच्चों? तो साइटोप्लाज्मा जो आपका एब्सेंट होता है आपके वायरस में क्या होता है आपका साइटोप्लाज्मा एब्सेंट होता है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर। साइटोप्लाज्मा में आपका सॉरी वायरस में साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना, एनिमल सेल में होता है। अगला क्वेश्चन है कि एटीपी इज प्रोड्यूस इन, बताओ एटीपी क्या प्रोड्यूस करता है? बताओ एटीपी क्या प्रोड्यूस करता है? एटीपी किस चीज को प्रोड्यूस करता है बच्चों? न्यूक्लियस का प्रोड्यूस करता है? बताओ नहीं करता है। राइबोसोम्स का प्रोड्यूस करता है? बताओ माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों आप लोगों को यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है आपका एडिनो ट्रिफॉस्फेट, क्या होता है? एडिनो ट्रिफॉस्फेट जो था आपका एटीपी का फुल फॉर्म होता है। और जो एटीपी का काम क्या होता है? एनर्जी, यानी कि और इस एटीपी से 1 ग्लूकोज मिलता है, 1 ग्लूकोज से 4/2 में केसीएल एनर्जी हम लोग को शरीर में मिलता है। तो एटीपी का जो काम होता है तो आपको पता हो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है क्या कहता है? पावर हाउस, यानी कि पावर हाउस किसे कहते हैं? तो पावर हाउस जो होता है हमारा जो पावर हाउस जो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, सेल का पावर हाउस किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। और एटीपी क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एनर्जी। तो यानी कि जो एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहा है यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि जो एनर्जी जो दे रहा है आपका एटीपी किस में? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? पावर हाउस ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर बच्चों। क्या हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन से आप सभी के बीच आ गया है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टाइड्स आर फाउंड, बताओ
प्लास्टिड्स कहाँ फाउंड होता है, प्लास्टिड्स कहाँ फाउंड होता है, एनिमल सेल में फाउंड होता है या प्लांट सेल में फाउंड होता है या बैक्टीरिया में या वायरस में, बताओ कहाँ पे फाउंड होता है प्लास्टिड। तो जो प्लास्टिड जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बताओ जल्दी से कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो वो प्लांट सेल में जो होता है आपका वो प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है। कहाँ पे होता है, प्लांट सेल में होता है। बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन से बताओ, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इज, बहुत इजी है, न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, बताओ न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में या ईआर में या गोल्गी टैश में। तो बच्चों ये आपका सेल है, सेल के क्या ये न्यूक्लियस है, और यही न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है, यानी कहाँ पे हो जाएगा, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर। ये क्वेश्चन है कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, बताओ सेल मेम्ब्रेन, बताओ सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ किसका बना होता है, जल्दी से बताओ सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड या प्रोटीन्स का, या सेलुलोज का या स्टार्च का या आरएनए का। तो बच्चों जो आपका सेल मेम्ब्रेन जो बना होता है फॉस्फोलिपिड्स के साथ साथ प्रोटीन्स भी इसमें प्रेजेंट हो रहे हैं, यानी कि आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से ये होता है आपका सेल मेम्ब्रेन का मेडअप होता है। क्लियर सभी को। तो आपसे पूछेगा कि सेल मेम्ब्रेन का मेडअप किससे होता है, तो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से होता है, राइट। चलो अगला क्वेश्चन है कि डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म्स, बताइए। इस क्वेश्चन को आप लोग रीड कीजिए, क्या है क्वेश्चन में कह रहा है, आप लोग पहले रीड कीजिए। बताओ डिफ्यूजन जो प्रोसेस होता है वो इसका मूवमेंट जो मॉलिक्यूल्स में कहाँ से कहाँ होता है, बताओ ये जो डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है वो डिफ्यूजन में जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का कहाँ से कहाँ होता है, बताओ कहाँ से कहाँ होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन या हाई टू लो कंसंट्रेशन या इक्वल टू कंसंट्रेशन, इक्वल टू या इसमें से कोई नहीं। तो ये जो डिफ्यूजन जो प्रोसेस होता है इसमें मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, तो बच्चों जो डिफ्यूजन होता है ना उसमें कहाँ से कहाँ मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, बताओ बच्चों कहाँ से कहाँ होता है। तो डिफ्यूजन जो प्रोसेस होता है इसमें जो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है हाई टू लो कंसंट्रेशन, यानी कि यहाँ पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे कम मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। तो ये आपका हाई हो जाएगा, ये आपका लो हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही मूवमेंट कहाँ हो रहा है, हाई टू लो। डिफ्यूजन में एक प्रोसेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर। क्लियर सभी को। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताइए ऑस्मोसिस इज अक्योर्स थ्रू, ऑस्मोसिस जो होता है ना वो ऑस्मोसिस वो इसमें किसके थ्रू होता है, बताओ ऑस्मोसिस किसके थ्रू होता है, बताओ ऑस्मोसिस किसके थ्रू होता है, सेल वॉल के थ्रू होता है या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू होता है या साइटोप्लाज्मा या राइबोसोम। तो मैं आप लोगों को बोल चुका कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, इंट्री और एग्जिट, यानी कि जो ऑस्मोसिस हो रहा है वो आपका सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है ना, सॉरी सेमी परमिएबल मॉलिक मेम्ब्रेन्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि सेल विदाउट न्यूक्लियस, बताओ जो सेल बिना न्यूक्लियस का होता है वो वो कौन सा होता है, बताओ इस सेल का नाम इसमें बताना है कि इसमें आपका चार ऑप्शन दे रखा है और इसमें बताना है कि इसमें विदाउट न्यूक्लियस का कौन सा सेल है, कौन सा है, आरबीसी विदाउट न्यूक्लियस का सेल होता है या डब्ल्यूबीसी होता है या प्लांट सेल होता है या आपका मसल सेल होता है, बताओ इसमें से ऐसा कौन सा सेल है जो बिना न्यूक्लियस का होता है, बताओ। तो आप लोगों को पता होगा कि जो आरबीसी होता है आरबीसी में क्या होता है आपका न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, क्या होता है आरबीसी में जो होता है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर। आरबीसी में क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, समझ में आ गया ना, आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है।
और आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है बच्चों बताओ? तो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है 120 डे, यानी कि 120 दिन का इसका क्या होता है? लाइफ स्पैन। ठीक है ना, इसीलिए आप लोग खून को डोनेट कीजिए। खून रखने से कुछ नहीं होता है बहुत कुछ, लेकिन ज्यादा समय तक रखने से ऐसा मर जाएगा, फिर वो निकल जाएगा, लेकिन डोनेट करने से बहुत फायदा है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि क्रोमैटिन्स कॉन्डेंस टू फ्रॉम, बताए कौन क्रोमैटिन्स कॉन्डेंसन्स टू फ्रॉम, कौन जो आपका क्रोमैटिन है उसका कंडेंस कहाँ हो रहा है? न्यूक्लियस में हो रहा है, या क्रोमोसोम में हो रहा है, या राइबोसोम में, या आपका ईआर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? तो बता इसमें जो कह रहा है, सॉरी बच्चों, इसमें जो कह रहा है कि जो आपका क्रोमैटिन कॉन्डेंस जो हो रहा है वो आपका क्रोमोसोम में हो रहा है। किस में हो रहा है? क्रोमोसोम से हो रहा है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर। अब मैं फास्ट कराऊंगा क्योंकि 50 मिनट हो चुका है, 51। ठीक है ना, तो मैं चाहूंगा कि 9 मिनट में ये आपके 50 क्वेश्चंस कवर हो जाए। ठीक है ना, ज्यादा देर तक क्लास लगाने से खुद मैन जो है ना डाइवर्स हो रहा है। चलो अगला क्वेश्चन है बच्चों कि ऑर्गेनली विदाउट ऑन डीएनए, बताओ यानी कि जो ऐसा ऑर्गेनली जो, सॉरी विदाउट नहीं विथ है, यानी कि ऐसा ऑर्गेनली जो डीएनए के साथ साथ होता है। बताओ इसमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनली है जो कि डीएनए के साथ होता है? इसमें से कौन सा ऑर्गेनली है जो डीएनए के साथ होता है? बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है अपना डीएनए होता है। ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जिसका अपना डीएनए, ऑन का मतलब होता है अपना, ठीक है ना? तो बताओ ऐसा कौन सा डीएनए जिसमें अपना ऑर्गेनल होता है? किसी में होता है बच्चों बच्चों बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, या इस दोनों में, या गोल्जी में? तो बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, उस दोनों का अपना डीएनए होता है। क्या होता है इन दोनों का? खुद का डीएनए होता है, किसी का डीएनए ये लेता नहीं है। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया और जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है उन दोनों के पास खुद का अपना डीएनए होता है। राइट, चलिए तो अगला क्वेश्चन है बताओ मेन फंक्शन बताना आपका राइबोसोम का। मेन फंक्शंस क्या है आपके राइबोसोम का? मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम बताओ कि एक मिनट, कि कि राइबोसोम जो होता है ना उसका मेन फंक्शंस क्या होता है? राइबोसोम का मेन फंक्शंस क्या होता है बच्चों बताओ? ये लिपिड का फॉर्मेशन करता है, या प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है, या रेस्पिरेशन करता है, या डाइजेशन करता है? बताओ कि जो मेन फंक्शन पूछ रहा है राइबोसोम का, बताओ क्या हो जाएगा राइबोसोम का मेन फंक्शन? बताओ राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या हो जाएगा? तो राइबोसोम्स का जो मेन फंक्शन क्या हो जाएगा? प्रोटीन का सिंथेसाइज। भाई मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि राइबोसोम क्या कर रहा है? प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है ना, प्रोटीन का फैक्ट्री किसको बोलते हैं? तो राइबोसोम को बोलते हैं। ये आपको दिमाग में बैठाना है, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है ना, इसका काम क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन का फैक्ट, सॉरी एक मिनट, प्रोटीन का फैक्ट्री नहीं बोलते इसको हम लोग, बोलते हैं लेकिन राइबोसोम को नहीं, राइबोसोम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं, लेकिन मैं प्रोटीन सिंथेसाइज में बोला था। ठीक है ना, तो मैंने बोला कि जो प्रोटीन का फैक्ट्री किसको बोलते हैं? राइबोसोम को बोलते हैं। और जो प्रोटीन का सिंथेसाइज कौन कर रहा है? राइबोसोम कर रहा है। बहुत ईजी है। चलो अगला क्वेश्चन है, ये है कि टोनोप्लास्ट इज मेम्ब्रेन ऑफ, बताओ टोनोप्लास्ट एक मेम्ब्रेन होता है वो कहाँ पे होता है? बताओ टोनोप्लास्ट एक मेम्ब्रेन है वो कहाँ पे होता है? किसमें प्रेजेंट होता है? बताओ टोनोप्लास्ट एक मेम्ब्रेन्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, या वैक्यूल्स में प्रेजेंट होता है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है? देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इसका फुल फॉर्म है, बहुत बार ये वर्ड आ रहा था मैं लिख ही दिया। ठीक है ना, ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें पूछ रहा है कि जो टोनोप्लास्ट एक मेम्ब्रेन्स होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में होता है, या वैक्यूल्स में होता है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में होता है, या आपका लाइसोसोम में होता है? तो बच्चों जो आपका टोनोप्लास्टिक मेम्ब्रेन्स है वो आपका प्रेजेंट होता है सिर्फ वैक्यूल्स में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे होता है? तो वैक्यूल्स में आपका टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है
कि लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली, बताओ इसमें से सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली कौन सा है? ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली कौन सा है। कौन सा है? न्यूक्लियस होता है सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली, या राइबोसोम्स होता है, या गोल्जी होता है, या ईआरए होता है यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। बताओ सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनली कौन सा होता है? तो बच्चों सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनली के बारे में बात करूं तो वो न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनली होता है। क्या हो जाएगा? ये इसका राइट आंसर, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ सीलिया एंड फ्लैजिला हेल्प करता है, जो आपका सीलिया और जो फ्लैजिला होता है, ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक सेल में, वो इसको किस चीज में हेल्प कर रहा है? सीलिया और फ्लैजिला जो होता है वो किस चीज में हेल्प कर रहा है? बताओ किस में हेल्प कर रहा है? रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, डाइजेशन में कर रहा है, या फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है? सीलिया और फ्लैजिला। तो बच्चों सीलिया और जो फ्लैजिला होता है ना वो आपके मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। किस में कर रहा है? मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, खाने को पकड़ने में हेल्प कर रहा है, ठीक है ना, अमीबा में जो होता है ना। हाँ, तो सीलिया और फ्लैजिला का जो काम होता है वो आपके किसका काम कर रहा है? तो वो फूड को कलेक्शन करने का काम कर रहा है, कलेक्शन करने का काम कर रहा है, उसके साथ उसको मूवमेंट में भी काम कर रहा है। तो इसका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो फंक्शन है मूवमेंट में काम कर मूवमेंट में काम कर रहा है, कौन कर रहा है? तो सीलिया कर रहा है और फ्लैजिला कर रहा है, राइट। अगला क्वेश्चन से बच्चों कि प्रोकैरियोटिक है, बताओ प्रोकैरियोटस है, प्रोकैरियोटस है, प्रोकैरियोटस के पास क्या होता है? प्रोकैरियोटस एक सेल होता है, इसके पास क्या होता है बताओ बच्चों, क्या होता है? क्या इसके पास सेल मेम्ब्रेन, सॉरी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल इसके पास होता है, या नो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल होता है, या न्यूक्लियस होता है, या इसके पास साइटोप्लाज्मा होता है? बताओ कि प्रोकैरियोट्स है उसके पास क्या होता है? प्रोकैरियोट्स के पास क्या होता है बताओ जल्दी से, प्रोकैरियोट्स के पास क्या होता है? तो उसके पास ये आपका, इसके पास जो होता है ना वो मेम्ब्रेन बॉन्ड और ऑर्गेनली इसके पास नहीं होता है, यानी कि नो मेम्ब्रेन्स और नो ऑर्गेनल, यानी कि क्या इसमें हो जाएगा? तो प्रोकैरियोट्स के पास इसमें मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनली नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि सेल सैप इज प्रेजेंट इन, बताओ सेल सैप कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किस में प्रेजेंट होता है? बताओ सेल सैप इज प्रेजेंट इन, बताओ सेल सैप किस में प्रेजेंट होता है? किस में हो जाएगा? वैक्यूल्स में हो जाएगा, या न्यूक्लियस में हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में हो जाएगा, आपका राइबोसोम में हो जाएगा। तो बच्चों सेल सैप जो होता है ना वो किस में प्रेजेंट होता है? तो सेल सैप जो प्रेजेंट होता है ना आपका वो वैक्यूल्स में प्रेजेंट होता है। किस में होता है? तो वैक्यूल्स में आपका सेल सैप प्रेजेंट होता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और आज की क्लास के ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि बेसिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, बताओ बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि 2 मिनट वेट करके यदि आप लोग इस क्वेश्चन के जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं तो समझ में आ जाए कि आप सब कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आप सब में से समझ में आ जाएगा जो बच्चों 44 नंबर क्वेश्चन के जवाब दे देंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये बच्चा कितना पढ़ रहा है या कितना नहीं पढ़ रहा है, कितना पानी में बच्चा। बताओ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, बताओ हमारे जो लाइफ का सबसे स्ट्रक्चर बेसिक चीज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, हमारे लाइफ का सबसे क्या है? फंक्शनल यूनिट, जो बेसिक सी बात बताया गया, टिश्यू है, ऑर्गन्स हैं, सेल हैं, या ऑर्गन सिस्टम। जल्दी से बताओ आप लोग बच्चों, जल्दी से बताओ। तो आप लोगों को जो ये जो चैप्टर यानी कि जो सेल स्ट्रक्चर का आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। उससे पहले में हम लोग आप लोगों को रेस्पिरेशंस कंप्लीट कराए थे, और ये रेस्पिरेशंस में आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है, ठीक है ना। तो जो भी बच्चों आज की क्लास लगा है उसके लिए काफी अच्छे से रेस्पिरेशंस करना है। जो नहीं लगाए होंगे कल क्लास, उसको जो लगाए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यदि जो नहीं जो लगाए हैं जिसको कंसेप्ट याद नहीं वो लगा सकते दोबारा, क्योंकि देखिए जो मैं क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ ना वो सटीक क्वेश्चन से आपकी एग्जाम के लिए बहुत ढूंढने के बाद बहुत मेहनत करने के बाद इतना क्वेश्चन बना है,
और इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। ये नहीं कि कहीं से उठा के डाला, ऐसा नहीं कुछ होता है भाई। हर एक आपके जो बुक से क्वेश्चन निकालना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन मिलता है, और आप PYQ निकालने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, माथा पीछी होता है इस सब में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ सटीक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और उसके साथ साथ मैं आपको कंसेप्ट भी दे रहा हूँ। देखिए शॉर्ट नोट्स दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये तो जो बच्चों समझने वाला होगा ना, तो जो हमारे हर एक बात को नोट्स करता रहते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं बोला ना कोई छोटी सी बात, सेल का जैसे मैं डायग्राम बनाया, उसमें बता कि सेल में ये होता है, ये होता है, ऐसे बताता हूँ ना, तो उसको बच्चों नोट्स कर लेगा शॉर्ट नोट्स में। और कितना ऐसा बच्चा होगा सुनता रहेगा, लेकिन उसको सुनने से याद होता है, वो अच्छा बात है। और ये होता है कि सिर्फ मोबाइल रखा हूँ और देख रहा हूँ कि क्या चल रहा है प्रोग्राम, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे से करिए, और मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ हर चीज़, तो उसको लाभ उठाइए, हर बार नहीं मिलता है फ्री चीज़, ठीक है ना। तो बताइए किसका आंसर, कि सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट क्या होता है। हाँ, तो देखिए बच्चों, इसका जो जो स्मॉलेस्ट जो होता है ना, सॉरी, जो बेसिक जी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट हमारे लैब का क्या होता है, सेल होता है। क्या होता है, सेल होता है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी इसका राइट आंसर, ठीक है ना। तो आज की क्लास आप लोगों को खत्म हो गया है, ठीक है ना। तो जो भी बच्चों अभी तक न्यू है मेरे क्लास में, जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, वो सबसे पहले चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करना है। क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना है, ठीक है ना। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, ताकि इसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ मिल सके, ठीक है ना। और एक लाइक बनता है, एक लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और दोबारा क्वेश्चन लगाना है। जो बच्चों रेस्पिरेशन चैप्टर नहीं अटेंड किए होंगे, रेस्पिरेशन का टेस्ट सीरीज आप लोग में से जो भी बच्चों अटेंड नहीं किए होंगे, वो जल्दी से जाकर के अटेंड करना है, इसको अटेंड करना है, ठीक है ना। उस बच्चे को अटेंड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इसमें आपका PYQ भी है, ठीक है ना। MCQ ऐड किया हूँ जो आपके क्वेश्चन में आएगा इस साल, ठीक है ना। तो ये आपका यही टेस्ट सीरीज है, इसी में मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं लिखा हूँ, ठीक है ना। तो आप सब में से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, ठीक है ना बच्चों। तो बहुत अच्छे से आज क्लास कैसे लगा आप सभी को कमेंट में बताना है, और ठीक है ना, ठीक है। तो बच्चों आप सबकी क्लास हो गया एंड, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, चैप्टर के साथ रिप्रोडक्शंस, ठीक है ना। तो आप सबको रिप्रोडक्शंस पढ़ के आना है, रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ के आना, रिप्रोडक्शंस क्या होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, ठीक है ना, प्लांट और एनिमल्स दोनों के बारे में पढ़ के आना है। और हम लोग अगली क्लास में रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, और अच्छे से आप लोगों को क्लास लगाना है, ठीक है ना बच्चों, बाय।